हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में, ठीक है। चलिए और दोस्तों 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का नया बैच आपका शुरू हो चुका है। लाइव बैच पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। एक बार पढ़ो जिससे वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये सारे इसके फीचर है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, इधर निर्माण बैच में आप जैसे बाय नाउ करोगे क्लास आपकी चल जाएगी। साथ में दोस्तों कॉम्बो भी है, कॉम्बो में आप लोगों को चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें सेशन। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आंसर क्या होगा। एथेनॉल को 443 केल्विन पर, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। आप लोग क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पे। किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो इसका क्या हो जाता है बताइए? तो इससे दोस्तों जल निकल जाता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, इससे निकल जाता है जल और क्या बचता है? एथीन बचता है। क्लियर है? तो C2H4 प्लस H2O। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा आपका एथीन और साथ में वाटर। एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में रिएक्शन ली हुई है कि एथेनॉल को जब गर्म करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो आपको एथीन और वाटर आप लोगों को मिलेगा। टेम्परेचर दोस्तों ध्यान रखेंगे 443 केल्विन। एग्जाम में पूछ सकता है कि एथेनॉल को जब गर्म करेंगे तो ये आप लोगों को मिलता है एथीन और वाटर, लेकिन कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है? 443 केल्विन पे। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखो। चलिए एक घन का, एक क्यूब है, एक घन है, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका मास आपको दिया हुआ है 216 किलोग्राम। दोस्तों घन की जो एक भुजा है वो दी गई है 6 मीटर। तो आप लोगों से इसकी डेंसिटी पूछी गई है। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी निकालनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो दोस्तों द्रव्यमान का मान रखना है किलोग्राम में, आयतन का मान रखना है मीटर क्यूब में। तो कितना किलोग्राम है इसका द्रव्यमान? 216 किलोग्राम। इसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इन घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 का क्यूब बेसिकली कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा, 216 मीटर क्यूब। तो ये इससे कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बताएं दोस्तों। जो कफ सिरप होती है ना, खांसी के लिए जो दवाई होती है, उसमें आपको पता है एल्कोहल होता है। तो कौन सा एल्कोहल होता है? एल्कोहल तो अलग अलग प्रकार का होता है। एक कार्बन वाले एल्कोहल को बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, या जिसे मेथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। 2 कार्बन वाले एल्कोहल को बोलते हैं एथिल एल्कोहल, जिसे एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। 3 वाले को बोलते हैं प्रोपेनॉल, 4 वाले को ब्यूटेनॉल। तो किसका इस्तेमाल होता है? एथेनॉल का इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों होता है बता सकते हो क्या? क्यों होता है? इसकी क्या विशेषता है? देखिए दोस्तों एथेनॉल जो होता है ना वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा क्या है? विलायक है। मतलब ये अपने में आराम से चीजों को घुला लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दूध में अदरक घुल नहीं पाती, चीनी घुल नहीं पाती, चाय पत्ती घुल नहीं पाती, तो क्या भी अच्छी चाय बन पाती? क्या नहीं बन पाती? बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। तो एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो एथेनॉल है इसका इस्तेमाल होता है कफ सिरप में। क्यों होता है? क्योंकि गुड सॉल्वेंट, बहुत अच्छा क्या है? ये विलायक है। सर आपकी जैकेट कौन सी कंपनी की है? देखो ध्यान इस पे जा रहा है, ये नहीं कि सर समझा रहे हैं इस पे ध्यान लगा दूं। कोई मेरी जैकेट कोई वो नहीं है कोई 10,000 20,000 की, सिंपल आदमी हूं आपके जैसे, ठीक है। तो आप ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है कि मेरी घड़ी क्या है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई मैं 1 लाख की पहन रहा हूं 2 लाख की। दोस्तों आज मैंने 2 लाख की जैकेट, कैसे कैसे कमेंट करते हो? पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो आप, हैं? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सर जैकेट दे दो, बिल्कुल ले लो यार, क्या छोटी सी बात कर दी यार, हैं? आ जाओ। यदि अस्थि कोशिकाओं की मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक पाए जाते हैं
तो कार्टिलेज यानी उपास्थि मैट्रिक्स में क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, संयोजी उत्तक आप लोग जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं? जी सर जानते हैं। तो दोस्तों उत्तक किसको बोलते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं। आगे बात समझ में। उत्तक चार प्रकार के होते हैं, तो उनमें से एक प्रकार है संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं, वो एक पदार्थ के अंदर होती है, ठीक है। तो इस पदार्थ को बोलते हैं मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं आधात्री, ठीक है, आधात्री। तो जैसे आपको पता है बोन यानी हड्डी भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, यानी इसकी भी कोशिकाएं दोस्तों एक पदार्थ में होगी, इसका भी एक मैट्रिक्स होगा। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिकों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। सिमिलरली आपको बताना है कार्टिलेज की जो सेल्स होगी वो जिस मैट्रिक्स में होगी वो किसका बना होता है, उसका मैट्रिक्स बताओ। बहुत बढ़िया, प्रोटीन और शुगर का बना होता है। वेरी गुड यार, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन और शुगर का, यानी प्रोटीन एवं शर्करा का। आगे बात समझ में, ठीक है। दोस्तों कल एक बच्चे का फोन आया है ना, मैंने कल भी शायद बताया था, हमारा कॉलिंग टीम के साथ पास में, बोलो मुझे नीरज सर से बात करनी है, परेशान हो रखा था। बोला चलो करवा दो। तो उसने कुछ बात करी, बोले सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे साइंस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। पहले मुझे लगता था कि मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स है, साइंस मुझे कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे सर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो साइंस अच्छे से समझ में आ गई। चलो ये तो ठीक है, कॉमन सी बात है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये मैं उसने जो तारीफ करी ये बताने के लिए नहीं बता रहा, उसने जो कंप्लेन करी है वो बोले सर मुझे आपसे एक दिक्कत है। बोला हाँ ये बताओ पहले, मुझे यार मुझे तारीफ पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद होता है कि यार क्या कमी है मेरे को, वो जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता हूँ। बोले सर पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन सर ये जो बच्चे फालतू के कमेंट करते हैं ना सर, आप उनका जवाब क्यों देते हो? सर हमारा फ्लो टूटता है, इतना बेहतरीन तरीके से पूरा फ्लो चल रहा होता है, बच्चे फालतू कमेंट करते हैं, आप उनका रिप्लाई क्यों करते हो? सर ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। हमको सर आपसे इतना प्यार है, लेकिन कई बार आपसे इतनी नफरत हो जाती है, मतलब इतना गुस्सा आता है आप पे, क्यों कर रहे हो आप ये? और सर यकीन मानो हम पढ़ने वाले को आज तक कुछ दिक्कत नहीं आई है, कुछ दिक्कत नहीं आई है आज तक हमको। और जो जिनको दिक्कत आती है, आपने दे रखा है कॉलिंग टीम का नंबर, ये फालतू के, तो उस पर ध्यान न दीजिए। पढ़ने वाला बच्चा कभी भी कमेंट नहीं करेगा। तो ये चीज़ वैसे मैं 8-9 महीनों से पहले, मतलब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो 1-2 साल से मैंने ऑलरेडी फॉलो कर, मैं ध्यान नहीं देता मैं उस पर, समझ रहे हो? तो आप भी जो पढ़ने वाले सीधे इधर ध्यान दो। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। जैंथियम और यूरेना, ये क्या है दोस्तों? ये प्लांट है, एक प्रकार के पौधे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए किसी पौधे के बीज है, आप कहीं पर लगाओगे तो उधर वो पौधा उग जाएगा। अगर सारे बीज ही आपने एक तरफ एक ही जगह लगा दिया तो क्या दोस्तों इससे भी पौधा बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा? ये एक ही जगह पर सारे पौधे उग जाएंगे तो एक भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे मान लो सनलाइट आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश सबको चाहिए। हो सकता है ये बड़ा पौधा हो, इसकी वजह से इसके पास वाले को मिल नहीं रहा। मिट्टी में दोस्तों जो मिनरल्स है, खनिज है, वो सब प्लांट्स को चाहिए। तो इतना मिनरल्स ही नहीं है कि सारे प्लांट्स को मिल जाए। तो हम लोग क्या चाहते हैं? बीजों का फैलाव हो, बीजों का फैलाव हो। अब दोस्तों बीजों का जो फैलाव होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड यानी जो बीज होते हैं ना, उनमें ऐसे कुछ कांटे जैसे कुछ पाए जाते हैं, कांटे जैसे। क्लियर है क्या? तो जैसे अगर कोई एनिमल है उसकी बॉडी पे चिपक जाएगा ये, क्योंकि इसमें कांटे जैसा होता है। तो अगर एनिमल कहीं पर जाएगा थोड़ा हिला वगैरह तो उससे वो झटके नीचे गिर जाएगा, तो वहां पर वो प्लांट उग जाएगा। आगे बात समझ में? तो कौन कौन से प्लांट्स है जिनका फैलाव, जिनके बीज का फैलाव जानवर के द्वारा होता है? वो उनका होता है जिनके बीज पे ऐसे कुछ कांटे जैसा कुछ पाया जाता है। और ये किसमें पाया जाता है? जैंथियम और यूरेना, दो प्लांट है, आप लोगों के ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो एनिमल्स के द्वारा कौन से प्लांट्स के सीड का फैलाव होता है? जैंथियम और यूरेना। क्यों? क्योंकि इनके बीज जो होते हैं ना, कटीले होते हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसे नुकीले जैसे कुछ संरचना होती है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। आ जाओ, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इतना है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर इसका मान क्या होगा? देखिए
ये रही हमारी प्यारी पृथ्वी। पृथ्वी की सतह पे इस जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वेरी गुड। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कैसे निकालते हो? तो गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। यहां पर कैपिटल एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि केंद्र से आर दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का यह फॉर्मूला है। आपको बोला जा रहा है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, जैसे पृथ्वी की सतह से आर ही ऊंचाई पर जाएंगे इस जगह, तो इस जगह गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो ये जो बिंदु है वो केंद्र से कितनी दूरी पर हो गया? 2r दूरी पर हो गया। तो केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल जी इंटू एम, और आर की जगह 2r का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला मान कितना दिया हुआ था? 9.8 था। तो जो मान आ जाएगा 9.8 बट्टे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.45 के आसपास आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आ जाओ। वेरी गुड, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अगर किसी सोलेनोइड को परिनालिका भी बोलते हैं, तो अगर इसमें धारा की दिशा आप लोग पलट दो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों सोलेनोइड क्या होता है? अगर आप लोग कॉपर के वायर को कुछ इस प्रकार से मोड़ो, ठीक है, और जब इसमें करंट फ्लो होती है ना, करंट फ्लो होती है, तो ये एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र काफी ज्यादा होता है। इसको आप लोग बोलते हैं सोलेनोइड। अब दोस्तों मैग्नेट तो अलग अलग प्रकार की होती है। क्या आपने मैग्नेट सुने हैं? बार मैग्नेट, छड़ चुंबक, मतलब ऐसा चुंबक जिसकी आकृति छड़ की जैसे होती है। तो इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये भी क्या, एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसका मतलब इसका एक पोल तो नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, बताओ। तो अगर आप लोग यहां से देख रहे हो, मान लो लेफ्ट से देख रहे हो, और करंट आपको मान लो ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज जाती हुई नजर आ रही है ऐसे, तो ये आप लोगों का एक साउथ पोल की भांति व्यवहार करेगा। और दोस्तों अगर यहां से आप देख रहे हो, मान लो बाहर आती हुई करंट आप लोगों को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है, तो ये एक नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करेगा। अगर करंट की दिशा पलट दो, यहां से जगह यहां से आ रहा है तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है भाई? जैसे मान लो अभी करंट ऐसे जा रही है, यहां पर ऐसे जा रही है, तो यहां से देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो ये साउथ पोल की भांति व्यवहार करेगा। अगर करंट ऐसे जाएगी तो करंट बाहर आती हुई नजर आएगी, यहां से देखने पर ऐसे उल्टा, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ध्रुव बदल जाते हैं। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। सर अभी तक सीटी नहीं आया है, तो इसी का गम बनाते रहोगे क्या? बढ़िया है सीटी नहीं आया आपका, वरना जल्दी आप दुखी होते हैं। एग्जाम जल्दी होता ना तो दुखी जल्दी होते हैं कि सर मेरा पेपर ही सही नहीं हुआ। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 10-15 मिनट हो गए तब से एक ही कमेंट कर रहे हो। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है चुपचाप से पढ़ता है। आ जाओ। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 50 मीटर से गिराया जाता है। दोस्तों ये एक पत्थर है 4 किलोग्राम का, ठीक है। तो पत्थर को आपने घेर दिया है ना, मान लो 50 मीटर ऊंचाई की एक इमारत से घेर दिया, या मैं बोलूँ नीचे 50 मीटर तक आ गया ये, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई इमारत थी जिसकी हाइट थी 50 मीटर, तो यहां से कोई जो पत्थर है उसको गिराया जाता है, तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब ये 30 मीटर तक नीचे आ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल इस पे कितना लग रहा है? पृथ्वी लगा रही है नीचे की ओर, और उसे ही हम लोग इस वस्तु का भार भी बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है? ये भार कितना है? mg, m का मान है 4, स्मॉल g का मान है 10, 40 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस बल के द्वारा कितना कार्य होगा, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है। क्लियर है? तो आ जाओ। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन का लग रहा है। इसका कितना विस्थापन हुआ? यहां से यहां पर आ गया, 30 का विस्थापन आ गया। बहुत बढ़िया। दोस्तों बल कहां पर लग रहा है? किस बल की वजह से कार्य निकालने जा रहे हो? इस बल की वजह से। तो इस बल की दिशा ये रही, विस्थापन की दिशा क्या है? ये रही। दोनों की दिशा के बीच में कोई एंगल है क्या? नहीं, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, cos 0। यहां पर थीटा क्या होता है?
बल और विस्थापन की दिशा के बीच में कोण। तो 40 इंटू 3 हो गया 1200 और कॉस थीटा का मान कितना हो गया, कॉस 0 का मान होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1200 जूल। हाँ कुछ गलती कर दी क्या मैंने? तो दोस्तों इधर 1200 आएगा, गलत है ये, 1200 आएगा, 1200 जूल आएगा। बोलो सही बात है, 1200 जूल आएगा, 1200 जूल आएगा। ऑप्शन में गड़बड़ है ना। कई बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे लगा रहे हैं, बी पे लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इनको कॉन्सेप्ट समझने से, ठीक है। इसने ये थोड़ी पूछा कि पूरा ऊपर से नीचे आने पे कितना कार्य होगा, बस यहां तक पूछा जा रहा है कि ये 30 मीटर नीचे आया, इस दौरान गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य होगा। सर नीचे आ रहे हैं ना, माइनस होगा, हाँ ऐसे रट के चलो, नीचे में माइनस ऊपर में प्लस, ऐसे रट के चलो, जिंदगी भर रटते रहो, प्लस माइनस ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, है ना, जिंदगी भर रटते रहो कि इसको प्लस बोल दूंगा इसको माइनस बोल दूंगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट मत समझो, ये कॉन्सेप्ट मत समझो, है ना। आ जाओ, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाओ। 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े की भुजा याद कीजिए। बताओ, एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी शेप है क्यूब शेप में, घन के आकार का है ये, तो इसकी भुजा कुछ ना कुछ तो होगी, तो भुजा की लंबाई आपको बतानी सेंटीमीटर में। एक एनिमेटेड नाम का लड़का बोल रहा सर निर्माण बैच में ना डिस्काउंट वापस शुरू कर दो, है ना। ये कर दिया, ये ब्लॉक नहीं करूंगा, सॉरी बेटा, नहीं होगा, है ना। पढ़ लो इधर, आ जाओ। मतलब इनको कोई मतलब नहीं तैयारी से, 2 दिन के लिए ऑफर आया था, इतना चीख चीख के बोल रहा था कि 2 दिन रहेगा। नहीं सर, हमको तो लेट जागने की दिक्कत है ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन समझ में आएगा, काश मैं मेहनत कर लेता, पहले हमको नहीं पता होता सर। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है, बताओ। बीस आ रहा है। चलिए तो देखिए, इसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूं m है, तो इसका भार कितना होगा mg, और mg का मान दिया हुआ है 80, है ना, इसका भार दिया हुआ है ना 80, तो m का मान क्या हो जाएगा 80 बट्टे स्मॉल जी का मान बोला जा रहा है 10 लो, तो 80 बट्टे 10 हो गया 8, और द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। सर आंसर आपको कैसे पता पड़ा SI मात्रक में आएगा, क्योंकि भार का SI मात्रक होता है न्यूटन, मैंने SI मात्रक लिखा है। गुरुत्वाकर्षण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया है वैल्यू, तो मेरा जो आंसर आएगा वो किलोग्राम में ही आएगा, ठीक है। अब डेंसिटी आपको दे दी है, इस लकड़ी की डेंसिटी आपको दे दी है, कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, अरे बोलो यस और नो। तो अगर मैं मास का मान ग्राम में लूं और आयतन का मान सेंटीमीटर क्यूब में लूं, तो क्या मेरा आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्या? बिल्कुल। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी का मान दिया हुआ है 1, मास का मान ग्राम में बताओ, किलोग्राम में 8 है, ग्राम में कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। आयतन का मान बताओ सेंटीमीटर क्यूब में, तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का मान आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसकी भुजा की लंबाई आप लोग स्मॉल ए मानो, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यूब का मान आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का मान कितना आ जाएगा, क्या 20 आ रहा है क्या, 20 सेंटीमीटर? बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। बताओ, आराम से करो, टेंशन मत लो, ध्यान से समझो, ठीक है। यहां पर आप लोगों को दर्पण दिए गए हैं और सामने इसके यूज दिए हुए हैं। बताइए कौन से दर्पण का कहां पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों जो हमारे घर में जो मिरर होता है दर्पण, वो प्लेन मिरर होता है ना, बिल्कुल प्लेन, जिसका इस्तेमाल होता है हम लोग अपने चेहरे वगैरह देखने के लिए ना, देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्यू आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है? एक ट्रिक है इसकी, क्या है? हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो, आ जाओ करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है उसमें, शेविंग मिरर,
दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, सोलर कुकर हो गया, सोलर ओवन हो गया उनमें, और टॉर्च में, इन सभी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो क्या आर आपका 1 से कनेक्ट हो जाएगा क्या? जी सर। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहां पर होता है? आपने गाड़ी में देखा होगा, एक तो साइड में मिरर लगे होते हैं। अरे कार में देखा ही नहीं देखा? या एक्टिवा चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, आपके साइड में मिरर होता है। लेफ्ट वाले मिरर से लेफ्ट वाला, एक तो लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर आपने कार में देखा होगा, कार में एक अंदर मिरर होता है ना, जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं तो इधर ऊपर होता है पीछे का व्यू देखने के लिए, तो वो वाला मिरर हो चाहे साइड के मिरर हो, सभी में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो यह आप लोगों का पी किससे कनेक्ट हो जाएगा? 2 से कनेक्ट हो जाएगा। तो 231 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों इनमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं होता है? वर्षा के जल का पृथ्वी पर गिरना। दोस्तों जो पानी की बूंद है, क्या इसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी क्या? भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, दो पिंड, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, तो इनके बीच में भी आकर्षण बल लग रहा होगा। ये जो पानी की बूंद है, ये पृथ्वी को ऊपर लाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन वो बल इतना ज्यादा नहीं है कि पृथ्वी ऊपर आ जाए। सिमिलरली बल इस पे भी लग रहा होगा, नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, इसको ला रहा होगा, बिल्कुल। तो इसका द्रव्यमान कम है, काफी आराम से नीचे आ जाता है। तो ये है, बताओ, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। जैसे दोस्तों ये रही हमारी पृथ्वी, ये है चंद्रमा, क्या इन दोनों के बीच में भी आकर्षण बल होगा क्या? क्या चंद्रमा पृथ्वी पर आकर्षण बल लगाएगा क्या? अब पृथ्वी का अधिकांशतः भाग क्या है? पानी का बना हुआ है, तो पानी में क्या आ जाएगी? टाइड्स आएगी। बोलो, किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर घूरना। आप लॉन्चिंग कर रहे हो एक सैटेलाइट को रॉकेट से, तो इसमें कोई ग्रेविटेशन से कोई लेना देना नहीं, मतलब ग्रेविटेशन की वजह से थोड़ी हो रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। यहां पर आप लोगों को प्रेगनेंसी से बचने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, यहां पर अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। तो बताइए किस तरीके को क्या बोला जाता है? आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पुरुष में जो स्पर्म यानी शुक्राणु जो बनती है वो टेस्टिस में बनते हैं, वृषण में बनते हैं, और जो शुक्राणु होते हैं वो ऊपर जाते हैं एक नली के माध्यम से, जिसे आप लोग बोलते हैं वास डिफरेंस, और हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्लियर है? फिर यहां पर अलग अलग ग्लैंड होती है, किसी से क्या बनता है, किसी से क्या बनता है, तो स्पर्म और ये सब मिलके आप लोगों का एक लिक्विड बनाती है, जिसको बोलते हैं सीमेन यानी वीर्य। तो वीर्य जो बॉडी से बाहर निकलता है वो यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग से निकलता है। अगर दोस्तों वास डिफरेंस काट दी जाए, कटक कटक, तो क्या स्पर्म यानी शुक्राणु ऊपर जा पाएंगे क्या? तो जो बाहर जो ये पदार्थ निकल रहा था सीमेन यानी वीर्य, तो क्या इसमें स्पर्म होंगे क्या? शुक्राणु होंगे क्या? नहीं। तो जब स्पर्म होंगे ही नहीं, तो अगर सीमेन फीमेल बॉडी में जाएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्पर्म नहीं है, शुक्राणु नहीं है। दोस्तों इस मेथड को बोलते हैं सर्जिकल मेथड, क्योंकि सर्जरी के माध्यम से ही होता है ना। तो ये जो, ठीक है, तो ये जो मतलब आपने कर लेना, इसको बोलेंगे वेसेक्टोमी यानी नसबंदी। और नसबंदी क्या है? एक प्रकार का सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। तो ये आपका बी हो जाएगा 4 से कनेक्ट, या 4 हो जाएगा बी से कनेक्ट। ठीक है, आगे बात समझ में। कॉन्डोम में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कॉन्डोम जो है, क्या ये वीर्य को फीमेल बॉडी में जाने देगा क्या? या मैं बोलूं स्पर्म को फीमेल बॉडी के एग तक जाने देगा क्या? नहीं, बीच में एक बैरियर की तरह खड़ा है ये। तो ये कॉन्डोम जो जाएगा वो एक बैरियर मेथड है ना, या फिर आप लोग बोल सकते हो एक बैरियर की तरह कार्य कर रहा है। तो 1 आप लोगों का सी से कनेक्ट हो जाएगा। बोलो, दोस्तों फीमेल के द्वारा कुछ पिल्स यानी गोलियां ली जाती है, तो जैसे ही वो गोलियां लेती है उनके बॉडी में हार्मोन्स काफी अनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवेरी यानी अंडाशय से जो एग निकल रहा था वो निकलता ही नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं होता, अंडा बाहर नहीं निकलता। तो बेसिकली किस प्रकार का मेथड है? बॉडी के हार्मोन को चेंज करके प्रेगनेंसी से बचा जा रहा है, तो इसको केमिकल मेथड बोलते हैं। तो ये आप लोगों का 2 हो जाएगा डी से कनेक्टेड। ठीक है, और आपको पता है फीमेल जो होती है वो अपने यूटेरस यानी गर्भाशय में कुछ डिवाइस का इस्तेमाल करके भी प्रेगनेंसी से बच सकती है। जैसे एक होता है कॉपर टी, ये टी शेप का होता है,
तो ये करता क्या है, ये अपने में से कॉपर के आयन रिलीज करता है। तो जैसे ही स्पर्म अंदर आते हैं, ये कॉपर के आयन स्पर्म को मार देते हैं, या मैं बोलूं उनकी ताकत को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, जिससे स्पर्म आगे जा ही नहीं पाते। तो ये क्या है, कॉपर टी यूटेरस में रखने वाली एक डिवाइस है, एक उपकरण है। इसको इंट्रा यूटेरिन डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूटेरस के अंदर रखी जाती है। तो 3 आप लोगों का ए से हो जाएगा। तो CDAB, CDAB करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार देख ले। एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का देख लो। देख लिया मैंने, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चले आगे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर शैलेंद्र सर की मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है। एक्चुअली में उनके दादी जी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो भी घर गए हैं, इसलिए 2 से 3 दिन क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। ठीक है, आ जाओ। किसी गेंद को आरंभिक विराम से किसी इमारत के शीर्ष से मुक्त रूप से गिराया जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये कोई इमारत है, कोई गेंद को आपने गिराया, बोला गया कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गिराया या 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गिराया, नहीं। प्रारंभ में जो वेग था ना, बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जस्ट ऐसे विराम से छोड़ा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है। देखिए दोस्तों, वस्तु जैसे जैसे नीचे आती रहेगी, इसका वेग बढ़ता रहेगा, 0 से 1, 2, 10, 15, सबसे जितना ज्यादा नीचे आएगी उसका वेग उतना बढ़ता रहेगा। तो मैक्सिमम बोला जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की आ गई, यानी कहां पर आई होगी वो, इस जगह बिल्कुल नीचे। तो इस जगह इसका वेग कितना है, 40 मीटर पर सेकंड है। तो आप लोगों को तो बताना है कि ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, इस वस्तु का द्रव्यमान मैं मान लेता हूं m। तो इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी, mgh। जैसे ये बॉल नीचे आ जाएगी जमीन पर, जमीन से कुछ ऊंचाई पे है क्या, नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वेग है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी थी, नीचे आते 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 सारी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो mgh बराबर हाफ mv² कर दो। m से m कटा, स्मॉल g का मान बोला जा रहा है 10 लो। ठीक है, v का मान कितना है, 40, 40 का स्क्वायर और ये बट्टे 2। तो 40 कटा 2 से 20 बार में, तो h का मान हो जाएगा 40 इंटू 20 बट्टे 10। 20 कटा 10 से 2 बार में, 40 इंटू 2 80 मीटर। आ गई बात समझ में? सर मेरे पास पुराना निर्माण बैच, नया बैच लेने की जरूरत है क्या? कोई नहीं है। आपने उस साल लिया था, पिछले साल, बस उसको पूरा कर लो। आप पिछले साल आपने लिया है, वो ही पूरा नहीं कर पा रहे, फिर तो ये दिक्कत की बात है। बैच खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता, बैच में जो होता है उसको पढ़ने से होता है सिलेक्शन। क्लियर है? आ जाओ। सर 13 का कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला लगा दिया, कहां लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किसका है, कॉन्वेक्स का है, कॉनकेव का? कैसी बेवकूफो जैसी बात करते हो, तो लेंस का फॉर्मूला है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्वेश्चन था अवतल का यानी कॉनकेव का, और आपने फॉर्मूला लगा दिया कॉन्वेक्स का। ठीक है, आ जाओ। मेरा बस अब क्या क्लास छोड़नी पड़ेगी अब जल्दी से, मेरा दिमाग खराब हो गया रोज पढ़ाते पढ़ाते। बताओ, बताइए। सीधे धारावाही चालक के चारों ओर, दोस्तों ये कोई चालक है। चालक किसको बोलते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो सकती है। तो ये कोई स्ट्रेट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय बल की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे? दोस्तों अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करेगा, और मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो उसकी दिशा को कैसे निकालें? राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करो। राइट हैंड के थंब को रखो करंट की दिशा में, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी ना आपकी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, है ना। जो देखो मुड़ी हुई जो उंगलियां होगी, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले आगे, आ जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो बच्चा 10 सेकंड से कम में इसका आंसर दे देगा वो सिलेक्शन के लायक है, 100% सिलेक्शन लेने जा रहा है वो। क्योंकि जो
20 से 25 बार इतनी बार कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब भी अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करें। एक छात्र 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहा है। ये रहा अवतल दर्पण, इसकी फोकल लंबाई है 10 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से इसका जो फोकस है वो कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसने वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो देखो अगर फोकस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वक्ता केंद्र कितनी दूरी पर है बताओ, 20 सेंटीमीटर, और आपने कहां पर रखा है, 15 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कहीं ना कहीं यहां पर रखा है। और जब भी सी और एफ के बीच में किसी वस्तु को रखते हो, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र के परे बनता है, इस तरफ बनता है, इस तरफ, यानी जो डिस्टेंस होगी वो 20 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो 20 से ज्यादा कौन सा है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। कहां पर बनेगा, यहां पर 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए, बोला जा रहा है चारों समजाति है, यानी एक ही जाति के हैं। हमारे भारत देश में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, जहां यूएसए चाइना वगैरह देश में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, यहां पर लोगों को आपस में बांट रहे हैं। भाई तुम लड़ो, अरब आपस में लड़ो भाई, ये आपस में लड़ लेंगे ना, हमको काम करने की क्या जरूरत है, बोलो। हम फालतू में टेंशन ले रहे हैं, कभी चलो पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो फिर इनको कर दो। जब ये आपस में लड़ लेंगे तो इनके पास समय कहाँ होगा हमसे क्वेश्चन पूछने का कि सर रोजगार कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। आ जाओ, इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है। बॉइलिंग, अच्छा मुझे बताइए कौन सी जाति के हैं सभी, चारों क्या है मुझे बताओ, चारों क्या है, चारों क्या है बताओ। क्या ये कीटोन है, या ये एल्केन है, या चारों एल्कीन है, या चारों एल्काइन है, क्या है, पहले मुझे इसका आंसर बताएंगे। वेरी गुड, एल्केन है, वेरी गुड। अरे यार दोस्तों आप बता ही नहीं पा रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये चारों एल्केन है, या चारों एल्कीन है, या चारों एल्काइन है, क्या है बताइए, बताइए बताइए। एल्कीन है ना। तो जो एल्केन बोल रहे हैं आप करना एग्जाम में ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। जो एल्कीन बोल रहे हैं आप करना ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। कितने कम बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया है एल्काइन, तो तुम भी कर देना ऐसे और एग्जामिनर कर देगा ऐसे। अरे मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों क्या है, एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। क्या ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है क्या, नहीं सर, ऑक्सीजन भी है ना। क्या ये हाइड्रोकार्बन है क्या, नहीं। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो गुरुजी मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो। दोस्तों इसको मैंने ऐसे लिख रहा हूं CH3OH। अब बताओ ये क्या है। इसको मैं लिख रहा हूं C2H5OH। अब बताओ ये क्या है। इसको दोस्तों मैं लिख रहा हूं C3H7OH। बताओ क्या है। और इसको मैं लिख रहा हूं C4H9OH। अब बताओ क्या है। अब तो समझ में आ गया कि सर ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। तो ये सारे क्या है, एल्कोहल है, एक ही जाति से है। तो ये सारे समजातीय श्रेणी में बोल सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल। अब आप लोग मुझे बताएंगे किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, आणविक द्रव्यमान किसका ज्यादा है। आणविक द्रव्यमान किसका ज्यादा है, मतलब किसके एक अणु का द्रव्यमान ज्यादा होगा। अगर आप लोग देखोगे इसके एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन का 1 है। इसमें देखोगे 4, इसके 9, ये मतलब इसका द्रव्यमान काफी ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समजातीय श्रेणी में क्या होता है, जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता रहता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा, और सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इस लेवल के आने चाहिए, तब आए मजा। और ऐसे आएंगे, आप देखो भी अब जो आने वाला जो पैटर्न है ना, ये जो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं ना,
जैसे मतलब जैसे मान लो मैथ्स में जिसको 1 से 20 तक स्क्वायर याद होते हैं, 1 से 20 तक क्यूब याद होते हैं, वो अपने आप को शहंशाह समझने लग जाता है कि भाई साहब मेरे को तो मैथ्स आ गई, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भिड़ते ही नहीं है। क्या बोल रहे हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है आप मुझे बताओ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में कॉनकेव लेंस है सर, तो मैंने कब बोला है कि मैंने ऐसा क्या करा जिससे आपको कॉन्वेक्स लग रहा है, ये उत्तल लग रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया इसमें बताओ, क्या दिक्कत है पूछो। इतनी देर से एक बच्चा कमेंट कर रहा 13, क्वेश्चन नंबर 13 डायग्राम रॉन्ग लगा आपका। मेरा क्या डायग्राम रॉन्ग है बताओ? अवतल लेंस का ऐसा ही तो होता है। अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाता तब बोलते कि सर आपने गलती से कौन, इमेज देखो, कौन सी इमेज देखो, आपने रियल इमेज लिए, कहां ली मैंने रियल इमेज? तुम पागल हो गए सारे, ठीक है, मेरे को करोगे तुम। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? अरे यार तुमको एग्जाम में जो लगे ना तुम करके आ जाना, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। चलिए इसका आंसर बताएंगे। मेरे को लग रहा है कोई हॉस्पिटल गया कोई शहर में, यार मेरे को भर्ती करा दो आप। तो मैं उधर जब भर्ती होने आऊँगा ना तब पूछ लेना वो लियाना सर देखो ये क्वेश्चन है, तो जो मेरा 4 दिन में इलाज होता है वो हो सकता है 40 दिन में हो जाएगा। फिर आ जाओ। एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना तक खींचा जाता है, खींचे हुए तार का प्रतिरोध इसके मूल प्रतिरोध का कितना होगा? देखिए दोस्तों ये एक वायर है, इसकी लंबाई कितनी है? L है, और दोस्तों इसका ये एरिया मैं मान लेता हूँ A मान लेता हूँ। कोई भी तार किसी न किसी पदार्थ को पे बना होगा पदार्थ का, तो इसकी प्रतिरोधकता को मैं रो मान लेता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? प्रतिरोधकता गुना लंबाई बट्टे एरिया। बोलो यस और नो। अब आपने क्या बोल रहा है कि आपने इसको खींच रहे हो, इसको 4 गुना तक खींच दिया, मतलब इसकी लंबाई जो पहले L थी ना वो क्या कर दी आपने? खींच के 4L कर दी। अब इसके रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप लोग बोलोगे सर पहले लंबाई L थी, अब 4 गुना हो गया, तो रेजिस्टेंस पहले जितना था उसका 4 गुना हो जाएगा। लेकिन सर ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करें? आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, है ना, ध्यान से आप लोग देखो। जब आप लोग इस वायर को ऐसे खींचोगे, ठीक है, लंबाई बढ़ रही है, लेकिन क्या ये तार पतला नहीं होगा? क्या इसका एरिया कम नहीं होगा? क्या इसका ये एरिया, तो केवल लंबाई पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसके एरिया पे भी प्रभाव पड़ रहा है। बोलो यस और नो, अरे बोलो। ठीक है, अब आ जाओ। तो कैसे करें सर? चलो दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, इस फॉर्मूले में अगर मैं कैपिटल ए से गुना करूं, कैपिटल ए से भाग लगाऊं, कोई दिक्कत है क्या? एरिया से गुना करूं, एरिया से भाग लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलो। चलो लेंथ से गुना करूं, लेंथ से भाग लगाऊं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? रो L स्क्वायर। दोस्तों ये एरिया इंटू ये लेंथ, ये क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाता है वॉल्यूम। तो जब आप लोग इसको खींचोगे तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा जितना था, प्रतिरोधकता वही रहेगी, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? लंबाई के स्क्वायर के। तो लंबाई अगर आपने 4 गुना कर दी तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस है ना, हमेशा, अच्छा ओके, अच्छा अब समझ में आया क्या बोल रहे हो आप। अरे 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 वेरी गुड। ये बोलो ना कि आपने ये जो सर रेफरेंस लगाई है एनसीईआरटी का, ये कॉन्वेक्स लेंस का लगा दिया, ऐसे नहीं बोलते हो आप। मैंने जब भी सोचा इतने बच्चे बोल रहे हैं कुछ तो बात होगी यार, ठीक है।
मैंने ये जो डायग्राम लगा दिया वो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का लगा दिया। सही ये बोलो ना, आप बोल रहे हो आपने गलत बना दिया, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये मैंने रेफरेंस ही क्वेश्चन ही अपना पूरा गलत हो गया क्योंकि मैंने कॉन्वेक्स का दे दिया, ठीक है। तो ये अवतल लेंस की बात है, तो ये अपना गलत हो गया, ठीक है। ये चीज गलत कर दी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। अब इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे वरना पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा अपना। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैं इसको ट्रिम ही करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। आ जाओ, कहां गए अपन, कौन से क्वेश्चन पे थे। ऐसे बोला करो, आपको बताना भी नहीं आता। चलो सर गलत बना दिया, डायग्राम गलत बना दिया, ऐसे बोलो सर जो एनसीईआरटी की कटिंग लगाई है वो आपने गलत लगाई है, गलत बना दिया, गलत, मेरे को पागल कर दिया तुमने। आ जाओ, यदि n प्रतिरोधों में से प्रत्येक प्रतिरोध R को समांतर संयोजन में जोड़ा जाए। दोस्तों आपके पास में बहुत सारे प्रतिरोध हैं, सबकी वैल्यू कितनी दी गई है R, टोटल n है, टोटल कितने हैं n है। तो अगर आप लोग इनको पैरेलल में जोड़ दोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हो तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे कर करके टोटल कितने हैं n तक है, ठीक है। तो पहले वाले का प्रतिरोध भी R है, दूसरे वाले का भी R है, तीसरे का भी R है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितनी बार आएगा, इसे n बार आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, n/R आ गया। तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा, R/n आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या, क्लियर है। चले आगे, इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों ये दो बिंदु है, एक ये और ये, इसके बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना है। तो बहुत सारे प्रतिरोध है, उनका एक बनाना है, तो कैसे करें। ये 4 और 2 सीरीज में श्रेणी में, इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। अब ये 2, 3 और ये 6, ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। तो समांतर में जब 3 प्रतिरोध होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1, पहला प्रतिरोध का मान कितना है 2, फिर 3, फिर 6। क्लियर है, एलसीएम ले लिया आपने 6, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, 6/6 बोले तो 1। तो 1/R इक्विवेलेंट का मान अगर 1 आया तो R इक्विवेलेंट का मान भी कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ गए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आंसर बताएंगे। दोस्तों दो आपके रजिस्टर है, 2 प्रतिरोधक है। दोस्तों प्रतिरोधक किसको बोलते हैं, ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी वजह से रजिस्टेंस मिलता है। तो ये बेसिकली एक रजिस्टर है, प्रतिरोधक है, इसकी वजह से कितना प्रतिरोध मिल रहा है, 2 ओम मिल रहा है। एक दूसरा प्रतिरोधक है, उसका प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है, आपने इसको सीरीज में जोड़ दिया। अब इस कॉम्बिनेशन को आपने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी कितने वोल्ट की थी, 12 वोल्ट की बैटरी थी। तो आपको बताना है कि बैटरी के द्वारा कितनी पावर दी जाएगी, ठीक है। बैटरी कितनी पावर की सप्लाई कर रहा है, तो कैसे निकाले। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई आपने, 12 की, और इससे निकलने वाली करंट कितनी है, अगर वो मुझे पता पड़ जाए तो मुझे इसकी पावर कितनी है ये पता पड़ जाएगा। तो कैसे निकाले, तो दोस्तों कितनी करंट निकल रही, कैसे निकाले। तो लगाओ V बराबर I × R। कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 की। दोस्तों इससे जो करंट निकल रही है उसको मैं मान लेता हूँ I। रजिस्टेंस कितना है, नेट रजिस्टेंस 6 + 2 8। तो I का मान कितना हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा। 12 कटा 4 से 3 बार में, 8 कटा 4 से 2 बार में, 3/2 हो गया। तो यहाँ पर I का मान रख दो 3/2। तो 12 कटा 2 से 6 बार में, 6 × 18, और पावर का मात्रक होता है वाट। आगे बात समझ में क्लियर है। चले आगे, चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन किसको बोलते हैं सर, 1 माइक्रोमीटर को ही हम लोग 1 माइक्रोन के नाम से जानते हैं। और 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और ये मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर में इतने मीटर होता है। आपसे पूछा गया कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर,
या मैं बोल दूं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे सर? 100 से गुना कर दो, तो इसको 100 से गुना कर दो, आपका आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। 10 की पावर -6 और 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? नीचे 1 2 3 4 ये लिख सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा? 0.0001 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे। ठीक है, बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन करिए। देखिए, कोशिका आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो आपको पता है यूकैरियोटिक कोशिका में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, किसी में 20 होते हैं, किसी में 23, किसी में 46, किसी में कितने, मतलब एक से ज्यादा होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको एक ही क्रोमोसोम मिलता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, मतलब आगे क्यों चलूं मैं? जब मुझे सही कथन चुनना है तो ऑप्शन नंबर ए पे कर दूं। चलो आओ, आंसर बताइए इसका। इस बार के टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। यहां पर आप लोगों को एक समीकरण दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है। तो x का मान मैं क्या रखूं? कितनी बार बता चुका हूं, ये तो कर लोगे। क्या रखूं x का मान? तो x का मान अगर आप लोग 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे 8, लेफ्ट में टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे 8, यहां पर कितने हो जाएंगे? 8। आयरन लेफ्ट में है 3, राइट में 3। ठीक है, बात करें ऑक्सीजन की, लेफ्ट में कितने हो जाएंगे? 1, इधर ही 4 से गुना होकर 4, इधर ही आपका 4, सब बैलेंस हो जाएंगे 4 रखते ही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये होमवर्क है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल सेम टाइम सुबह 10:15 बजे। ठीक है, और अभी हम लोग 1 बजे कहां मिलेंगे? हमारे निर्माण बैच में। उत्सर्जन तंत्र आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जुड़ो, शानदार, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है ना। प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, निर्माण बैच आपको मिल जाएगा। कॉम्बो में आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही परचेज करोगे क्लास आपकी चल जाएगी। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।